कुछ ही दिन पहले हमने आरएसएन सिंह जी से भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में कुछ अहम वार्तालाप की थी। उसमें असमय नेपाल के द्वारा उठाए गए काला पानी मुद्दे पर हमने विस्तार से जानकारी ली थी। काला पानी के मुद्दे के बाद भी नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भारत को असंतुलित करने की कोशिश कर रही है। यह सब चीन के द्वारा संचालित हो रहा है। इसके बारे में सिंह साहब आपकी राय जानना चाहेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और आपकी समझ जो है वो भी सही है, क्योंकि ये सारा मामला आपने सही कहा कि ये चीन के द्वारा संचालित है। और देखिए, ये पूरी घटनाक्रम आप देखें नेपाल में, तो ये जितने ये फैक्शंस हैं, बहुत सारे उनमें गुटबाजी है। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको मालूम है कि 2018 में ये माओइस्ट जो हैं, ये यूएमएल के साथ मिलके, हाँ, सीपीएन यूएमएल के साथ मिलके इन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। और भी कई फैक्शंस हैं। तो ये मालूम था कि ये सारे फैक्शन जब पावर शेयरिंग की बात आएगी तो सब साथ आ जाएंगे। ये कम्युनिस्टों का बहुत अच्छा तरीका है। वो लोगों को पहले बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई पार्लियामेंट्री रूट से जाता है, पॉलिटिकल रूट से, दूसरा वो वायलेंस आर्म्स वाले रूट से जाता है, और फिर आपस में ये जाके कन्वर्ज कर जाते हैं। तो घटनाक्रम इस प्रकार है कि जब ये जो केपी ओली हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, इनसे ये सभी लोग जो थे किसी कारण क्षुब्ध थे, जो बाकी बहुत सारे गुट थे उसमें माओवादी भी क्षुब्ध थे। तो इनका प्राइम मिनिस्टर से हटना इनका निश्चय था। ये अपनी कुर्सी बचाने में बिल्कुल मतलब इनकी कुर्सी बहुत कमज़ोर डमाडोल हो गई थी। तो उसी समय जो चाइना के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक अपने घर में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जितने ये फैक्शंस के नेता थे वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि हमको जो अपने देश से निर्देश मिला है आपके लिए, वो ये है कि आप केपी ओली को प्रधानमंत्री रखेंगे इस समय, और अभी आप सब मिलजुल के काम करें। बाद में जो आगे होगा, आगे हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो इस तरह से केपी ओली, जो कि बिल्कुल वो भी मान के चल रहे थे कि हालात बहुत मुश्किल हैं, उनको सांस लेने की जो इजाज़त मिली वो भी बीजिंग से मिली। तो जब उन्होंने राहत की सांस ली, तो उसके बाद तो वो उनको कोई भी किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो उनको दो शर्तें उनको रखी गई कि देखो, अगर प्रधानमंत्री का पद बचाना है, कुर्सी बचानी है, तो आपको दो काम करना होगा। एक, पहला कि आपने ये नया नक्शा, ये जो काला पानी वाला जो मुद्दा है, इसको उठाना होगा और नेपाल के संसद में इसमें बदलाव पारित करवाना होगा। अब इस समय जबकि पाकिस्तान, ये चाइना और हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा कड़वाहट है और तनाव है, उस समय ये काम करना तो एक तो क्लियर मैसेज था हिंदुस्तान के लिए कि उनका झुकाव किस तरीके, किस तरफ है और किसके द्वारा वो संचालित हैं। तो उन्होंने दो शर्तें रखी। एक शर्त कि ये मुद्दा उठाओगे और इसको आप संविधान में ये बदलाव लाएंगे, जिसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहते हैं, कार्टोग्राफिक जगलरी आप इसको बोलें। और ये जगलरी इन्होंने चीन से सीखा है। अब चीन को आप देखोगे, वो कहेगा साउथ चाइना सी जी भी हमारे नक्शे में है, वो भी हमारे नक्शे में। तो हमने बहुत देखा है, ये तो कम्युनिस्टों की ये आदत है, ये जगलरी करना। अब भाई आप जगलरी करो, आपका नक्शा है तो हमारे पास भी नक्शा है ना। अब वो देखना है कौन किसका नक्शा ज़्यादा मजबूत है ना। ये बात है। आज वो साउथ चाइना सी में अपने नक्शा, वही जिसको हमारे वो कह रहे हैं नक्शेबाजी,
एक हिंदी में शब्द है वो नक्शेबाजी। तो वो अगर साउथ चाइना सी में कर रहा है तो उसको लोग कंटेस्ट करेंगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीन का अंत इसी नक्शेबाजी के कारण नहीं हो जाए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने नक्शेबाजी शुरू कर दी ये कहने पे। और दूसरा शर्त उन्होंने रखा कि अगर हमको ज़रूरत पड़ा तो आप हमारे आर्मी, जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं, उसको आप ऑपरेट करने की फ्रीडम देंगे उस स्थान पे जहां हम आपको कहेंगे। और ये दोनों शर्तें केपी ओली ने मान ली हैं, ये दोनों शर्तें। तो आपका बिल्कुल ये सही है कि ये वहाँ से संचालित है। और ये अभी मैंने जो पिछला आपने वो नेपाल पर मेरे से वो लिया इंटरव्यू, तो मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो गाली जो है कुछ लोग उसमें नेपाल के लोग मुझे गाली दे रहे थे, और उनकी गाली को भी मैं प्रसाद के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे गाली से, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ। मैं नेपाल का भी बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ, क्योंकि अभी हम तो इसी तरह से बड़े हुए हैं। मैं भी आपको बता दूं कि अभी मैं गोपालगंज के एक गांव में हमारा ननिहाल है, नानी का घर है। तब कोई रहा नहीं, तो मैं ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह बैठा हुआ था वहाँ पे, अभी 1-2 साल पहले की बात है। तो एक लड़का गांव में सुबह सुबह चाय बेच रहा था, तो मैंने उसको बुलाया। तो मैंने कहा कि बच्चे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो बोला सर मैं नेपाल से आया हूँ। तो ये तो अब नींबू की चाय सुबह सुबह वो बेच रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा सुरखेत। और आपको मालूम होगा कि सुरखेत जो है वो माओवादियों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। जब ये 10 साल की जब इंसर्जेंसी चल रही तो सुरखेत वो एक बहुत बड़ा गढ़ था। तो हम तो उस परंपरा में पले बड़े हैं और वो हमारा सोचने का तरीका है। तो ये लोग गाली दे रहे थे कि मुझे भाई ये हमारा काम है, ये हमारा देश का सॉवरेनिटी। तो अपने देश का सॉवरेनिटी देखो, हम तो फिर भी तुम्हारी भाषा बोलते हैं। वो चिंकी चीनी तुम्हें बुलाता है, पता नहीं किस भाषा में तुम लोग बात, इंटरप्रेटर के द्वारा ही ना बात करती होगी इंटरप्रेटर। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा दिल वो चीनी से मिल गया है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सॉवरेनिटी की बात मत करना। एक सॉवरेन पीएम और एक एक्स पीएम प्रचंडा और बाकी जितने हैं उस मीटिंग में थे। कोई सॉवरेन प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे देश के एम्बेसडर के घर में नहीं जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उनके द्वारा संचालित है। सिंह साहब, जो नेपाल ने नक्शे में जो परिवर्तन किया है, संशोधन किया है, उसके बाद उनका क्या रवैया है? नहीं, उसके बाद भी इनका रवैया बिल्कुल सुधरा नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरा है। वो तो मैंने कहा ना कि वो हर तरह से असंतुलित करने का कोशिश कर रहे हैं। वो हर तरह से वो ये जताना चाहते हैं कि देखिए हमारी आस्था किसके साथ है। इसमें कोई उन्होंने अगर हम उसको ना माने तो दूसरी बात है, लेकिन अपनी तरफ से वो बहुत क्लियर है। अभी साहब ये वाला जब अभी ये डस्ट सेटल भी नहीं हुआ है, वो मुद्दा को हम अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि इस तरह का रवैया कि आपने मैप का संशोधन किया, संवैधानिक संशोधन किया। उसके बाद से उसके तुरंत अभी की बात है, ये आई थिंक 20 जून के आसपास की बात है कि इन्होंने एक वर्चुअल वर्कशॉप किया चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक वर्चुअल वर्कशॉप किया। और आपको मालूम है उस वर्कशॉप में कौन था? उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ईश्वर पोखरेल कुछ ऐसे ही नाम है, और ये आपका ये पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, इन दोनों ने वर्चुअल वर्कशॉप किया। और वो उस समय
उस समय जबकि हमारे 20 जवान आपको मालूम है शहीद हुए, मैं कहता हूं कि आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ 38 गुरखा बटालियन है, मान लीजिए, और ऐसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे गुरखा नागरिक हैं, बड़े अच्छे अच्छे पदों पे हैं, हमारे इंडियन आर्मी में है, जो कि यहाँ का हिस्सा बन गए हैं। आप उसकी बात, आप बाकी बात छोड़ दो। कोई ये सॉवरेनिटी की बात करते ना, कोई ये नेता ऐसा नहीं है नेपाल के अंदर में जिसका इंडिया में प्रॉपर्टी ना हो। कोई नेता ऐसा नहीं है। क्यों? कोई प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसका यहां पे प्रॉपर्टी नहीं हो। कोई माओवादी नेता नहीं है जिसका यहां पर प्रॉपर्टी ना हो। काठमांडू में आप जाएं, आप थोड़ा अखबार में ना इश्तिहार आप उठा के देख लें, वहां प्रॉपर्टीज इन गुड़गांव, प्रॉपर्टीज इन नोएडा, ठीक है ना। तो ये मैं तो एक ऐसे ही आपको एक ब्रीफ असाइड था ये। लेकिन 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसमें आप ये वर्चुअल वर्कशॉप कर रहे हो। आप हमारे जले पर नमक छिड़कने का कोशिश कर रहे हो। और 38 बटालियनें हैं गुरखास की हमारे यहाँ। मान लीजिए कि उसमें उस 20 में से गुरखा होते, तब वो जो 20 जवान शहीद हुए, तो भी तुम ये वर्चुअल वर्कशॉप करते रहते चाइना के साथ। ये क्या मानसिकता है साहब। और आपको मालूम है, अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि ये काला पानी एरिया में कोई 1800 एक सर्विसमैन है उनके नेपाल के टेरिटरी में, जो कि ये भारत की तरफ आते हैं, हर महीने अपना पेंशन उठा के ले जाते हैं। एवरेज पेंशन आप रख लो 50,000 रुपये एवरेज, सब मिला वाला के जो ये है। आपको मैं एक बात बता दूं कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट पेड आर्मीज इन द वर्ल्ड। आप थोड़ा नेपाल आर्मी और इंडियन आर्मी के पे में तुलना कर लें, आप कभी पेंशन्स में तुलना कर लें, सही है। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन माओवादियों ने इनको रोकने की यहाँ पे, कि वो हिंदुस्तान की फ़ौज में वो ज्वाइन ना करें। लेकिन वहाँ तो मैं जब वो किताब लिख रहा था तो मैं पीक पे मैं देखा, उस समय इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट हो रहा था, और मैं पोखरा में देख रहा था, लोगों में इतना लगन था, इतना वो कोई लॉन्ग जंप करने की कोशिश कर रहा है, कोई रस्सा क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है, कोई बीम पे वो कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा था वो रिक्रूटमेंट के टेस्ट के लिए। तो इनके लाख कहने के बावजूद भी वो हो नहीं पाया। लेकिन इन्होंने, इनकी पूरी मंशा थी कि इसको किसी तरीके से, ये हमेशा जो ये है कि इसको एक परमानेंट मतलब डीलिंक कर दें इंडिया और नेपाल को। तो ये 1800 लोगों का आप सोचो कि उनका वो बेचारे पिछले जब से ये टेंशन शुरू हुआ है, वो अपना पेंशन नहीं उठा पा रहे हैं। उनको क्या माओवादी पैसा देंगे उनको? तो ये हकीकत है। तो आपने बिल्कुल ये सही पूछा मुझसे कि उसके बाद का रवैया क्या है। इनका यही रवैया है, इनको कोई जैसे कि कोई फिक्र नहीं कि हमारा एक मुल्क। अब तो मैं ये छोटा भाई बड़ा भाई भी मेरे को कहने की ज़रूरत ना, मुझे बेटी रोटी का कोई उस पिछले बार बोला था ना, उसको कमज़ोरी समझ लिया था ना, बेटी देंगे तुमको ना रोटी देंगे। अगर बात इस पे आ जाए तो तुम क्या, हम कौन ना बेटी, वो कोई बेटी रोटी का वो नहीं है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं। तुम एक मुल्क हो, हम एक मुल्क है, हम देखेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, आप अपने मुल्क की हिफाजत करो। ये किसी को ना थोड़ा सा आप वो थोड़ा इज्जत दे दो ना, तो कुछ लोग उसका गलत अर्थ लगाने लगते हैं। तो इसलिए ताकि ये गलत अर्थ ना हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ना हमारे तुम छोटे भाई हो,
ना तुम हमारे बड़े भाई हो, हम दो मुल्क हैं, हमारे ये हैं। और ये तब तक है, ये तब तक है, ये मैं नेपाल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जाहिल, ये खूनी जो वहाँ की जो वामपंथी जो पार्टियां हैं, जो खुद नेपाल के खिलाफ है, उनके बारे में बात करो। मैं एवरेज नेपाली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जब मैं कह रहा हूँ ये बड़ा छोटा और बेटी, आप बताओ ये कौन अपनी बेटी देगा ये खूनी लोगों के बच्चों को? खूनी का बच्चा खूनी ही होगा। ऐसे फरेबी लोग जो कि अपने ही देश के साथ देश बेचने वाले हैं, इनको कौन अपनी बेटी देगा? और रोटी तो ये अपने लोगों से छीन के खा लेते हैं, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। ये वामपंथी है ना, इन्होंने, चाहे आपके यहाँ वामपंथी हैं, वो क्या है, दूसरे का रोटी छीन के खा रहे हैं। वो ये रेड कॉरिडोर में यहाँ क्या होता है, जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज है, ये दूसरों को के रोटी को ये छीन के खा रहे हैं साहब। एक यहाँ की इंडिया की फर्म थी, वो नेपाल में बिजनेस इस समय ये, तो एक नाम नहीं लूँगा, कोई एक वहाँ पे एक हमारे उद्योगपति वहाँ पे कुछ उद्योग खोलना चाहते थे, तो वो गए, तो काठमांडू में होटल में ठहरे हुए थे, बड़े ऊंचे ओहदेदार, बड़ी अच्छी लिंक्स थी उनकी। तो एक कोई आई थिंक बोला, उनसे किसी से बात हुई, तो बोला कि एक कोका कोला का वहाँ कंपनी का कोई मैनेजर था। तो उसने कहा कि अच्छा आप उद्योग खोलना चाहते हैं? तो कहता है कि ये ऐसे नहीं खोल सकेंगे आप। अच्छा, उस समय माओवादियों की सरकार भी नहीं थी, ये तो 2007 वगैरह में इनका उदय हुआ पॉलिटिकल राइट। तो उन्होंने कहा कि देखो वो लड़का है ना, वो उससे बात करो, अगर आपको उद्योग लगाना है तो उससे बात करनी होगी। तो फिर उसने बोला कि ये माओवादियों ने एक तराई में तो हमारा एक प्लांट हमारा बंद करवा ही दिया, अब दूसरी जगह इधर लगाया हूँ तो इनको हफ्ता देता हूँ, इनको हफ्ता। और वो लड़के की उम्र कह रहे थे, वो जवान आदमी 22-23 साल का लड़का रहा होगा। तो ये तो अपने लोगों का इसी तरह एक्सटॉर्शनिस्ट है, अपने लोगों का रोटी खाने वाले ये लोग हैं। तो वो मैं इनके बारे में कह रहा हूँ कि ये वामपंथी, जब जैसे आपके यहाँ के लोग हैं, और देखिए मैंने आप पूरे दुनिया में आप देख लें ये वामपंथियों का चरित्र। एक इसने रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी, तो वो उसमें उसने कहा है कि मैं कभी 80 के दशक में मैं किसी सेमिनार के लिए मैं गया था चाइना, तो वहाँ पर हर एक रीजन से लोग इकट्ठा हुए थे। उसने कहा चाहे उनमें कोई भी मतलब बाकी मतभेद हो, लेकिन वो चीन के मामले में वो फियर्स नेशनलिस्ट, चीन की कोई शिकायत नहीं कर रहा, मतलब अपने मुल्क का कोई ये नहीं वो कर रहा था। लेकिन आप हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखो, आप जितनी गाली दोगे उतने फेमस हो जाओगे, नहीं आप उतने बढ़िया कम्युनिस्ट हो गए, उतना ही पैसा मिलेगा। और अगर नेपाल में भी यही है, आप जितना हिंदू को गाली दोगे, मोनार्की को गाली दोगे, उसको गाली दोगे, आप उतने बड़े कम्युनिस्ट हैं। और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, ये जो वो सोफिस्टिकेटेड वो जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनके लिए कम्युनिज्म बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब आपको मालूम है ना, मैंने एक बार बोला था कि 86% ने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था, तो अब जो नहीं जा सके तो उसमें से कई कम्युनिस्ट बन गए कि अब तो जिहाद करने का कोई लॉजिक रह गया नहीं गया। जब पाकिस्तान बन गया तो कम्युनिस्ट के रूट से जिहाद करो। तो कोई बॉलीवुड में जाके जिहाद करने लगा, कोई वहाँ उर्दू बोलने लगा। आपकी पहली पिक्चर जो बनी
वो मुगले आजम, आप सोचो पहली पिक्चर बनती है मुगले आजम, और आपको अभी अभी आज़ादी मिली है और पाकिस्तान अलग हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ये सब वही लोग थे जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। जब पाकिस्तान बन गया तो उनको मालूम था कि दुकान बंद हो जाएगी, तो उन्होंने वो कम्युनिस्ट बन जाए। अगर हिंदू कम्युनिस्ट कोई कहे कि मैं तो पिलग्रिमेज पे जाता हूँ, मैं मान लो कैलाश मानसरोवर, ये देखो ये कम्युनिस्ट नहीं है ये। और अगर वो बोले कि मैं जी हज के लिए जा रहा हूँ, अरे देखो यार कितना बढ़िया कम्युनिस्ट है ये। तो ये मानसिकता ही है पूरे सब कॉन्टिनेंट। सिंह साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जब भारत और चीन के बीच में इतनी तनावपूर्ण स्थिति है, तो नेपाल का यह रुख पीठ में खंजर घोंपने जैसा है? नहीं, आप आश्चर्यचकित इसमें होने की बात नहीं है। मैंने कहा उन्होंने तो अपना रवैया साफ कर दिया, उन्होंने, इसमें कोई शक की तो कोई गुंजाइश उन्होंने रखी नहीं है। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा था, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि 1857 में इन्होंने इनका साथ दिया था। नेपाल की जो भी सरकार रही होती, मोनार्की, उस समय भी बड़े लोग थे उसमें। उन्होंने कहा भाई हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं और बाकी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो सारे बिल्कुल उनको बड़ा सफलता मिल रही है, हमको अपना योगदान देना चाहिए। तो तमाम सलाह के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और कहते हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं। अंग्रेज से डर गए थे ये। और कोई 9,000 सैनिक भेजे थे आपके लखनऊ में अंग्रेज के सपोर्ट में। और फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने 1857 का ये हुआ तो इन्होंने कुछ इलाके जो कि वो एंग्लो गुरखा वार जो 1816 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी था, कई एरिया जो है तराई के स्ट्रिप में इन्होंने इनको इनाम में मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो मैं तो कहता हूँ कि वो एरिया है उसको आप बिल्कुल वो करें, हमको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई हैसियत नहीं है कि वो हमारे एरिया को वो करे। तो इनको गिफ्ट में मिला है कुछ एरिया। और ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद भी कई एरिया हैं जिसमें इन्होंने ये कहा, जब जब इनकी ट्रीटी हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास पूरे पहाड़ हैं, कुछ हमको खाने पीने के लिए प्लेन का इलाका दे देते। तो कुछ उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको दी है तराई में, बोथ इन वेस्टर्न तराई एंड इन सेंट्रल तराई। तो वो सारे हिंदुस्तान के वो हैं। अब मैं तो अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप ये मुद्दा उठाइए, और वहाँ के लोग नहीं रहना चाहते। मैं गया था जब मैं एक किताब लिख रहा था मेकिंग ऑफ नेपाल, तो मुझे जो मधेश के लोग हैं उन लोगों ने, मैं कई जगह गया, वो इतने उत्तेजित थे। वो कहते हैं कि बताइए हम एक कारण बताइए कि हम नेपाल का हिस्सा हम क्यों बने। बोले हम आपकी भाषा बोलते हैं, हम मैथिली बोलते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, ये पूरा बीरगंज का एरिया है जो है उस तरफ आप चले जाइए तो वो लोग मैथिली बोलते हैं, जो बिहार की भाषा है। ये हमारे संबंध हैं, वो जो बेटी बहू का रिश्ता है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है, हमको हमारा पूरा ओरिएंटेशन जो है, हमारे बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं,
उन्होंने कहा कि आप एक कारण मुझे बताइए कि आपको नेपाल का हिस्सा हम क्यों रहें। और जितेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि उस समय मैंने जितने लोगों से बातें की, मैंने उनको यही कहा कि देखो, ये आपकी एक फ्यूजन से एक संस्कृति बनी है। पहाड़ के लोग हैं और आप लोग हैं, तो वो जो फ्यूजन हुआ है पिछले, कोई बहुत पुरानी इनका नहीं है, तराई और इनका संबंध कोई बहुत पुराना संबंध नहीं, एक फ्यूजन हुआ है, वो एक बड़ी अच्छी संस्कृति को पैदा कर रहा है। इसलिए आप लोग ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करें। आप उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हमको कभी भी अपना हिस्सा नहीं समझा गया। ये तो अब जाके कुछ ये डेवलपमेंट हुआ है। और जब खुला, पहले तो ये पहाड़ में घूम रहे थे, ये प्रचंडा वगैरह, जब ये थे इन्होंने, अब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले लुम्बिनी में यही किया, लुम्बिनी में चाइनीज़ को बुला लिया इन्होंने। तो आप जाएं तराई में और लोगों से बात करें, वो कहते कि आप एक कारण बता दीजिए कि हमको नेपाल का हिस्सा हम क्यों बने। ये तो पूरा जंगल था, ये मलेरियल कर्टन था। तो वैसे भी आपने जैसे और जब रेलवेज आया यहाँ पे, तो अंग्रेज वो राणा परिवार ने इनसे संधि कर लिए। कहते ना कि हम सॉवेरेन हैं। अरे राणा परिवार ने सब कुछ मान लिया। और जब वो रेलवेज बन रहा था उस समय, तो उस समय लकड़ी की ज़रूरत थे, तो पूरे जंगल इनके काट दिए और इन्होंने कटवा लिए अपने जंगल। और फिर कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। ये एक्सपैंड करते करते ये चले गए थे कुमाऊं गढ़वाल की तरफ और इस तरफ सिक्किम की तरफ। तो जो एंग्लो गोरखा वॉर हुआ, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, वहाँ पे लड़ाई आ रही है इन्होंने। और अंग्रेज, एक चीज़ जान लीजिएगा, ये एक दूसरी चीज़ है कि लोग कहते हैं एंग्लो गोरखा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर। कितने उसमें एंग्लो लड़ते थे अंग्रेज? वो सारे के सारे बिहार और यूपी के सोल्जर्स थे। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे जो बक्सरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर सबसे कोई, बाद में तो 3 प्रेसिडेंसी जो हुआ, तो जो हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी का था उसमें केवल बंगाल और बिहार के लोग थे और उन्होंने ये सारी लड़ाइयाँ जीती हैं। तो ये एंग्लो गोरखा वॉर ने नहीं की, ये तो नहीं कि गोरखा और अंग्रेज में लड़ाई हुई, वो लड़ाई नहीं हुई थी। ये बिहार और यूपी के लोगों ने लड़ा था, चाहे वो एंग्लो गोरखा वॉर हो या एंग्लो सिख वॉर हो या कोई एंग्लो बर्मीज वॉर हो। और 1857 के बहुत कारण बताए जाते हैं। उसमें एक कारण ये भी था कि इतनी ज़्यादा मतलब वॉर्स हो रहे थे, कि इतनी फ्रीक्वेंसी थी वॉर्स की, कि उस समय तो इनका जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिससे एंग्लो गोरखा वॉर जीता इन्होंने, उस समय तो गोरखा का तो रिक्रूटमेंट ही नहीं शुरू हुआ था। कोई ये मार्शल देश नहीं था हिंदुस्तान में। जब 1857 की लड़ाई हुई है, तो ये लॉरेंस वगैरह अंबाला में, ये लॉरेंस थे पंजाब के, इन्होंने यही कहा वहाँ पे लोगों को, सिख्स को, कि ये देखो, ये पुरवैया जो ये रिवोल्ट किए ना, इनका साथ मत दो। ये पुरवैया लोग ही तुमको हराए थे एंग्लो सिख वॉर में। तो अगर कोई ये कहता है ना एंग्लो सिख वॉर, तो ये लगता है कि अंग्रेज के साथ हम भिड़ गए। अबे अंग्रेज के साथ नहीं, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पूरी की पूरी बिहार और उत्तर प्रदेश से ली हुई थी। तो ये आप अगर कहते हो ना कि मैं अंग्रेज के खिलाफ, अरे कुछ नहीं। और आज भी आप देखना ना, अपने बिहार रेजिमेंट का वो काम देखा ना अभी 16 बिहार का, तो ये चीज़ ना कोई भूले, ये चीज़ ना भूले। ये तो अंग्रेज जब ये 1857 हो गया, तो भाई अब जितने ये क्रांति करने वाले लोग थे, और ऐसे क्रांतिकारी नहीं थी, आपको इन्होंने कभी बच्चों और औरतों को कभी हाथ नहीं दिया, वो चरित्र था इनका।
ये पता लगा लीजिएगा 1857 में। कभी मतलब ये आप समझिए कि वो आग की तरह फैल गई थी। किसी ने कैलकुलेट किया है कि केवल जितने हर घर में तलवार था, तो ये लोग दिमाग से निकाल लें कि ये एंग्लो ये वो बर्मा वॉर हुआ तो अंग्रेज जाके लड़े, अरे वो क्या लड़ते। तो आपका ये आपने क्या सवाल पूछा था? पीठ में छुड़ा। तो इन लोगों ने इनको एवज में इन्होंने बोला भाई हमको खेती वेती करने के लिए कुछ दे दीजिए। तो कुछ इलाके इनको उस समय मिले हैं, तो लेकिन उसका कोई मतलब कोई औचित्य नहीं है। इसको चुनौती देना चाहिए। और वो लोग नहीं रहना चाहते यहाँ पे, वो लोग नहीं रहना चाहते हैं। और मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं कि उन्होंने कहा अब बताइए साहब, उनको क्या माल पानी केरोंग से चाहिए क्या? वो तिब्बत के केरोंग से और पहाड़ से नीचे चाहिए कि सारा नमक तेल ये वो जो भी हो तो हमारे यहां से जाता है ना। मैं बोला ना कि काठमांडू में लिखा तो वेलकम टू काठमांडू, गेटवे टू चाइना। तराई इज नॉट अ गेटवे टू चाइना। तो इसलिए हमको इसको रिविजिट करना होगा। सिंह साहब, नेपाल के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसके कारण स्टेट के हिंदू चरित्र को त्यागना पड़ा? सबसे बड़ा दुश्मन नेपाल में यकीनन माओवादी। देखिए, जब ये अपना इंसर्जेंसी और टेररिज्म का रास्ता जब इन्होंने अपनाया था 1996 और 2006 के बीच में, कोई 10 साल ये इंसर्जेंसी चला था। और इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है टू अपरूट ए लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट। सही है। तो इन्होंने इंसर्जेंसी का रास्ता ये किया उस समय। तो उस समय इनका उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं था या सत्ता परिवर्तन नहीं था। इनके बहुत बड़े उद्देश्य थे और वो एक उद्देश्य था नेपाल को एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाना, जो कि एक बार में तो हासिल हो नहीं सकता था। तो इसको इंक्रीमेंटली, वो जिसको आप बोलते हैं ना वो सलामी स्लाइसिंग चाइनीज़ के बारे में, वही सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स। और आप देखना ये कैसे कैसे सलामी स्लाइसिंग किया है इन्होंने। तो उसमें इन्होंने पहला चीज़ क्या किया कि इन्होंने कहा कि इसको मोनार्की से किसी तरह से डील करो। मोनार्की से ऐसा नहीं था, अगर इनको ये कम्युनिस्ट जी उद्देश्य में ये मोनार्की के साथ भी ये काम करने के लिए तैयार थे। अगर ये कम्युनिस्ट स्टेट बना देते तो ये मोनार्की के साथ भी वो जो सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स में इन्होंने इनका एक ये भी अप्रोच था कि मोनार्की के साथ भी अगर समझौता कर लो, फिर अपनी पोजीशन मजबूत कर लो, फिर आगे देखेंगे। तो इन्होंने किंग बीरेंद्र को बहुत सारा उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे उस समय। और उन्होंने कहा था कि देखिए हम आपके साथ काम कर सकते हैं। बाद में ज्ञानेंद्र को भी दिया होगा कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत सारे मॉडल है दुनिया में, जैसे ये आपका कंबोडिया मॉडल हुआ, ये कई और मॉडल है ऐसे कि आप एक फिगर हेड रहिए और बाकी हम अपना आइडियोलॉजी हम अपना चलाएंगे, काम करेंगे अपना। अब वो बात हुई नहीं, वो उसके लिए वो तैयार हुए नहीं। तब इन्होंने फिर ये इंसर्जेंसी इन्होंने शुरू किया ज़ोर शोर से। उसके बाद से इनका यही था कि ये कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाने के रास्ते में अगर 2 सबसे बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं या 3 आप कह लें, तो एक है पहला मोनार्की, दूसरा हिंदू कैरेक्टर, नेपाल का हिंदू कैरेक्टर, और तीसरा रॉयल नेपाल आर्मी। ये इनको 3 सबसे बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक्स लगे। और मोनार्की इसलिए क्योंकि मोनार्की जो थी वो
एक मतलब वो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद थी। वहाँ का राजा जो था, वहाँ का राजा वो उसको विष्णु का अवतार माना जाता था। आपको याद होगा कि किंग बिरेंदर की जब मतलब इन्होंने माओवादियों ने जब पॉलिटिकल ये उसका मैसेकर करवाया तो कई लोगों ने अपना वो सर मुंडवा लिया था। तो उसके बाद से ये इन्होंने क्या रास्ता चुना कि बिना लार्ज स्केल मैसेकर के तो मोनार्की हट नहीं सकती है, तो उन्होंने लार्ज स्केल, अब उसमें कई षड्यंत्र हुए, कौन उसमें बच गया, कोई एक आदमी क्यों नहीं मारा गया, वो सारी चीज़ें हैं, आपको कभी उसका उत्तर नहीं मिलेगा। अच्छा, वो पैलेस में ये हो रहा था कि तो क्या ना भाई कोई वेटर, ना कुक, ना पानी देने वाला, ना वो मतलब बाकी और कोई नहीं होता है पैलेस में, हैं? आप समझिए कि कोई जो पैलेस मैसेकर हुआ तो कोई नहीं था, नो सर्वेंट्स, नो कुक्स, नो वेटर्स। तो इन लोगों ने खैर वहाँ पर जो भी करवाया, तो इनका बड़ा वो था कि ये राजा को तो पैलेस को मैसेकर से ख़त्म कर दो, बाद में जो आएगा उसको पॉलिटिकली ख़त्म कर देंगे। यही हुआ, उसको पैलेस मैसेकर करवा के हटा, मोनार्की को पॉलिटिकल रूट से इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जब ये 2006 में इंटरिम सरकार में आते हैं, तो 2006 के बाद जब ये इंटरिम सरकार में आते हैं तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे दो शर्त हैं, एक तो मोनार्की को बिल्कुल जड़ से आप ख़त्म कीजिए, और दूसरा कि आप नेपाल को सेक्युलर स्टेट आप डिक्लेयर कीजिए। अब उस समय कोइराला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। अब बताइए साहब कि इसका औचित्य क्या है? एक इंटरिम सरकार होती काम चलाने वाली सरकार। अब काम चलाने वाली सरकार इतना बड़ा डिसीजन ले कि हमको सेक्युलरिज्म लाना है, और वो भी जब ना कोई मांग, कोई आदमी उसके लिए राजी नहीं, कोई मतलब होता है ना भाई, प्रजातंत्र में तो ये था कि जब लोगों की डिमांड होती है तो आप उस पर सोचते हैं, है ना? कोई डिमांड नहीं वहां से, ना वहाँ कोई ऐसा माइनॉरिटी का इशू था, ना माइनॉरिटीज़ के तरफ से डिमांड। 4% वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 4% है, कुछ बुद्धिस्ट हैं, ऐसे तो कोई डिमांड थी नहीं वहाँ पे। तो इनका वही मकसद था कि जो ये भारत के हिंदू और नेपाल के हिंदू में जो अम्बिलिकल है, और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग अम्बिलिकल है। आपको मालूम है वहाँ का पशुपतिनाथ का मंदिर का जो पुजारी होता है वो साउथ इंडिया से जाता था, और उसका स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस होता था। तो वो अम्बिलिकल था इंडिया और नेपाल में। नेपाल के जो जी रॉयल फैमिली है उनकी भी शादियां यहाँ हैं, आपके सिंधिया फैमिली में और कई जगह पे है, ये करण सिंह के फैमिली में, कई फैमिलीज में है। तो इन्होंने कहा कि ये ना ये हिंदू अम्बिलिकल इसको तोड़ दो, क्योंकि ये जब तक रहेगा ये कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बन सकता है। तो इन्होंने मोनार्की को ख़त्म कर दिया, उसके बाद इन्होंने सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर करवा दिया, और तीसरा ये रॉयल नेपाल आर्मी का। तो रॉयल नेपाल आर्मी को भी इन्होंने कहा कि इसको, इनकी मंशा थी कि इसको पीएलए बना लो। तो आपने एक फॉरेन कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म को डाला जिसका कोई डिमांड नहीं था, और उसमें आपने वो इसलिए इन्होंने लाया कि वो जब ये हिंदू स्टेट था तो मोनार्की ने कई मतलब 200 साल तक बड़े टफ एंटी कन्वर्जन लॉस थे उनके, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कन्वर्जन को। एक रात में इन्होंने उठा लिया, उसके बाद धड़ाधड़ कन्वर्जन शुरू हो गया। और आपको मालूम है जितने ये हिल्सा, यामी और ये सब पता लगा लीजिएगा, ये सब प्रचंडा भी मेरे को है। नहीं, अरे प्रचंडा जो है, आपका शक बिल्कुल सही है। उसका बाप का फ्यूनरल हो रहा था तो वहाँ से चला गया। लोग कहते हैं कि हाँ इसी वजह से ये दूसरे कारणों से मोटिवेटेड है, और इनको लगा कि ये हिंदुइज्म को जब तक आप एकदम ये वो जो अम्बिलिकल को रप्चर नहीं करोगे एकदम फाइनली एंड फैटली, तो उसमें इन्होंने मिडवाइफ का काम किया है ताकि ये एक कम्युनिस्ट कंट्री बन जाए। तो फिर आपको
आपको ये जवाब मिल गया कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इनका, हिंदुओं का। सिंह साहब, आपको क्या लगता है वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी परिस्थिति में चाइना को अपनी जमीन इस्तेमाल करने देगी? ऐसी कुछ खबरें तो आ रही हैं, और मैंने इसीलिए पहले कहा था कि जो मेरी जानकारी है कि जब ये चाइना एम्बेसडर के घर में इनकी मीटिंग हुई है, ये तमाम जो फैक्शंस हैं, तो उसमें ये हुआ कि पहली बात कि इनको प्राइम मिनिस्टर रखा जाएगा, और 2 शर्तें ली बाद में KP ओली से कि आप ये नक्शे वाला काम करेंगे, इसको संवैधानिक स्वरूप देंगे बदले हुए नक्शे को, और दूसरा आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप PLA को डिप्लॉय करने का परमिशन देंगे। तो अभी वहाँ पे ऐसी भी खबरें आई हैं, आपने अखबारों में आई हैं, हिंदुस्तान की अखबारों में, कि वहाँ के जो नेपाल के आर्मी चीफ हैं और वो जो थापा, जनरल थापा, और ये जो आर्म पुलिस फोर्स के जो ये हैं, क्या नाम है उनका, शैलेंद्र खनाल, वो दोनों उन लोगों ने दौरा किया, और उसके बाद से तमाम रिपोर्टें आई हैं। एक रिपोर्ट कहता है कि वहाँ नेपाल की आर्मी है वो नेपाल की आर्मी चाइनीज़ टेंट्स में रह रही है वहाँ पे। दूसरा एक वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक दर्जन पोस्ट और हम क्रिएट करेंगे। फिर ये भी उनका स्टेटमेंट है कि हम आर्मी के लिए बैरक्स बनाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि 3000 PLA ट्रुप्स की वहाँ डिप्लॉय करने की संभावना है, और ऐसा बिल्कुल इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखें इसकी, तो मैंने आपको कहा था कि 3 चीज़ें थी, मोनार्की, हिंदू स्टेटस, मोनार्की और ये रॉयल नेपाल आर्मी, जो कि 3 सबसे बड़ी स्टम्बलिंग ब्लॉक थी इसको कम्युनिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने में। तो ये जो रॉयल नेपाल आर्मी फिर बाद में नेपाल आर्मी बनी, और साहब इन्होंने इन माओवादियों ने अपने आर्मी को ह्यूमिलिएट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने जब भी मौका मिला इन्होंने उसको ये किया, उनको ह्यूमिलेट किया। एक जैसे हमारे हिंदुस्तान में मान लीजिए कोई भी देश में एक आर्म फोर्सेस एक बड़ा सीक्रेट सिंबल होता है, क्योंकि वही लोग आपकी भाई वही तो फाइनल इंस्ट्रूमेंट तो वही है ना। जब सब कुछ फेल हो जाता है, आपकी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, आपका सॉरी सारा कुछ जब विफल हो जाता है, तो आप फिर आप अपनी सैन्य ताकत पे रिलाई करते हैं। अब आप अपनी सेना को खुद ही डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो सब तो कहा, आपको बताया कि सेक्युलरिज्म लाओ और मोनार्की हटाओ, और उसके बाद इनका ये डिमांड था कि हम इंटरिम सरकार में जब ये आए तो इनका कहा कि हमारे जो ये गुंडे मवाली जो हमारे काडर्स थे, मिलिटेंट काडर्स, उनको आप नेपाल आर्मी में आप उनको इंडक्ट करो। अब वहाँ पर कई आर्मी चीफ्स ने इसका बहुत विरोध किया कि भाई हम एक आइडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेटेड उसको हम कैसे ले लें लोगों को। और वो लोग जिन्होंने कम से कम 16,000 नेपालीज की जान ली, जो कि एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रहे थे, जो कि दिन दहाड़े लोगों को घर से निकाल कर जो भी इनके जो आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट होते थे उनको ये मारते थे। तो इन्होंने बड़ा एक वो कर दिया। उसके बाद एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, मतलब सच्चाई और समझौता, मतलब आपस में सच्चाई, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, कि आपके बाप को मार दिया, आपकी माँ को आपके आँख के सामने मार दिया, आपके बच्चे के उसमें खुखरी डाल दी, और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया अब तो हम सरकार में आ गए, अब जो है अब रिकंसाइल कर लो यार, अब वो भूल जाओ। ऐसे लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल करके यहाँ पे लाया। 6,500
लोगों को इन्होंने इंडक्ट करवाया नेपाल आर्मी में। वो ये नहीं था कि वो क्या लड़ेंगे वो नहीं लड़ेंगे, और इनको बोला गया कि भैया तू और कहीं लड़े, कहीं वो वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उसमें हम आपको भर्ती नहीं, हमको फ़ौज ही चाहिए। और फिर भी हमारे यहाँ जो कुछ ही अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं ना, उन लोगों ने ये इस चीज़ को, इसकी सेंसिटिविटी को समझा नहीं। नेपाल आर्मी कहती रह गई, इन लोगों को अंदर कर दिया, चाहे वो जिस स्थान पे भी गए, मान लो वो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में ही है, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करें, लेकिन आपने तो शुरुआत शुरू कर दी ना, डाइल्यूशन शुरू कर दी। तो कोई एक जो पार्टी, जो ये कम्युनिस्ट, जो खुद नेपाल अपने ही आर्मी को दुश्मन मानती हो, और ये फिर ये RSN सिंह को गाली देते हैं सॉवरेनिटी के नाम पे। कोई ऐसा मुल्क देखा है जहां पर कोई अपने ही आर्मी को गाली देता हो? तो वो लोग वो जो अपनी गाली को आर्मी को, फिर ये भी इनका ये था कि इसको नेपाल आर्मी से हटा के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ नेपाल इसका नाम रखिए। वो अभी तक हो नहीं पाया है, वो अभी तक हो नहीं पाया है। और मुझे तो कभी कभी, मैंने अपने किताब में भी लिखा था कि जिस तरह से ये ह्यूमिलिएट कर रहे थे अपने आर्मी को, मुझे लगता था कि ये आर्मी का कहीं टेक ओवर ना हो जाए वहाँ पे नेपाल में। ये तो कहिए कि भारत की परंपरा, हमारी जो हिंदू परंपरा है, उस हिंदू परंपरा में हम इसका लेकिन कम्युनिस्ट, अगर ये देखिए ये लोग किस रास्ते से आए, ये लोग किस रास्ते से आए। तो ये PLA को इनवाइट करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको। अगर उसको यूं कहें कि एक नेपाल के कम्युनिस्ट को अपने वतन से ज़्यादा मोहब्बत है या चीन से, तो इनको, आपको कि इनका सबसे बड़ा अगर कोई आइडियल है लाइफ में, तो वो पृथ्वी नारायण शाह नहीं है जिसने नेपाल बनाया, वो नहीं है इनका आइडियल। इनका आइडियल है माओ त्से तुंग। वो माओ त्से तुंग जो कभी नहाता नहीं था, जो कभी ब्रश नहीं करता था, जिसने करोड़ों लोग मरवा दिए, जिसकी दर्जनों बीवियां थीं, वो माओ त्से तुंग इनका आइडियल है। इनका आइडियल पृथ्वी नारायण शाह नहीं है जिसने नेपाल बनाया, जिसने ये 24 और ये जितने 56 प्रिंसिपैलिटी जिसको जोड़ के उसने ये करा, 3 किंगडम थे काठमांडू में, उसको कंसोलिडेट किया, उसको ये लोग, वो नेपाल का आर्किटेक्ट था। और आज उसके बनाए हुए आर्किटेक्चर पे ये देखो ये गंदगी फैला रहे हैं लोग, और ये सॉवरेनिटी की बात करते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये जो है ये 3000 सैनिक की जो बात है, क्योंकि आप देखो अगर पूरे लद्दाख का आप वो ले लो, नहीं लद्दाख का इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर, तो 3 जगह पे आपने देख रहे, एक है मतलब ये लद्दाख, फिर ये वेस्ट में लद्दाख, ईस्ट में आपका ये वाला सिक्किम अरुणाचल वाला इलाका, और ये सेंट्रल सेक्टर जो कि आपके उत्तराखंड से। ये चाह रहे हैं, ये चीन इस सेंट्रल सेक्टर को भी एक्टिवेट करवा रहा है। और इसके पीछे क्या मतलब ये ऐसा क्यों है? ये तीनों है जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। उधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गलवान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम काराकोरम से जस्ट पीछे, वो DBO है जस्ट काराकोरम के पीछे है, हमारी क्षमता वहाँ बढ़ रही है, सड़क बना रहे हैं, इनको लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये ऐसी की तैसी कर देंगे ये लोग। आप अगर मैं बड़ी अच्छी, आज किसी ने, हम सब अक्साई चीन बोलते हैं, सक्षम बोलते हैं, एक किसी ने आज नक्शे में वो लिखा COK1, चाइना
चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर 1 अक्साई चीन को, और उसके बाजू में लेफ्ट में COK2 सक्षम वैली जो 63 में, और इसके बीच से ये DBO जा रहा है। और ये जो काराकोरम है, अगर बिना काराकोरम को तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे ये हमसे इसलिए जूझ रहे हैं कि ये चाइना पाकिस्तान, और हम चैलेंज करेंगे। हमारे ज़मीन की छाती पर से हमारी गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, कोई सवाल नहीं उठता है कि हम इनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं काला पानी का, ये है ये कि चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जिस रास्ते से भी आए, केरोंग के रास्ते से, और ये जिस रास्ते से भी आए, तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर उधर हो गया। तीसरा, आप वो डोकलाम में जो हुआ था, वो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका ये था कि वो शॉर्टेस्ट रूट है, वो आप जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है उसको पेनिट्रेट किया और सीधे आप बांग्लादेश में चिटागोंग या कोई किसी पोर्ट पे चले गए। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उधर तो वो भी है, वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब वो भी बे ऑफ बंगाल। ये चारों इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो हैं, जिसको आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बोलते हैं, तो उसकी चाबी हमारे पास। ये पूरे दुनिया को ये एहसास होना चाहिए कि पूरे बेल्ट रोड इनिशिएटिव की चाबी हिंदुस्तान के पास, और वो चाबी ना हम पाकिस्तान को देंगे, ना नेपाल को देंगे, ना हम बांग्लादेश को देंगे, और वो देंगे। हाँ, हम उनको क्यों चाबी देंगे? हम अपनी टेरिटरी से तुम जाओ, मैंने कहा तो कि आपको जिधर से जाना है आप जाओ, हमारी धरती से नहीं गुजरेगी ये। तो ये कहानी है। इसीलिए पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ये मैप वाला ये, और ये वर्चुअल जो इन्होंने वो मीटिंग की यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने, ये सब उस नज़रिए से आप देखिए। सिंह साहब, अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में कहें तो कम्युनिस्ट सरकार का इरादा क्या है? बड़े परिप्रेक्ष्य, बड़ा परिप्रेक्ष्य मैं अगर यूं कहूं कि ये जो आप नेपाल में देख रहे हैं ना, ये एक स्ट्रैटेजिक कॉन्टेस्ट है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और बेल्ट रोड इनिशिएटिव में। और आपको मालूम है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के हम हिस्सा हैं, और मैं आपको बाद में नक्शे में पर भी समझाऊंगा, और पहले भी मैंने ये बात कही है कि किस तरह से हमारे पास कोई चारा नहीं है, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल हालात है। और ये आज की बात थोड़ी है, ये आज की बात तो है नहीं। ये जब से चाइना की जो मैरीटाइम एग्रेसिव पोस्चरिंग शुरू हुई है साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में, जो इफ़ेक्टेड पार्टीज़ हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, बिकॉज़ हमारा जो जोग्राफिकल लोकेशन है उस पे इंडियन ओशन में, तो हमको इसका, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी का हम हिस्सा। तो जब से उनका एग्रेसिव मैरीटाइम बिहेवियर रहा है, यानी कि जो समुद्र पे जो उनका वो वर्चस्व कायम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो हमको तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो तमाम देश अफेक्टेड हैं, उससे पूरी साउथ ईस्ट एशिया अफेक्टेड है, पूरी जापान, साउथ कोरिया, सभी ताइवान, सभी इससे अफेक्टेड है। अमेरिका इफेक्टेड है, क्योंकि उसका पूरा जो ये है ट्रेड है अमेरिका का, वो वेस्ट कोस्ट से होता है। तो इसमें हुआ क्या है नेपाल में कि ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं आपको इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया अमेरिका ने, उसका नाम रखा मिलेनियम चैलेंज कॉन्सेप्ट। समझ रहे मेरी बात? MCC। तो उसकी बुनियाद क्या है MCC की, कि उन्होंने कांग्रेस में एक बड़ी बहस हुई। उन्होंने कहा कि जितने हमारे ये अभी तक ग्रांट्स के जो प्रोग्राम हैं, एड और ग्रांट्स के प्रोग्राम, वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर पा रहे हैं,
वो इसलिए क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और दूसरा कि बिना प्रजातंत्र के और बिना ट्रांसपेरेंसी के ये ग्रांट्स कभी उतने जो टारगेट जो होना चाहिए वो टारगेट नहीं मीट कर पाते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने अपने उसमें कॉन्सेप्ट्स में बदलाव लाया और कई पैरामीटर्स को वो एक कंट्री को जज करने लगे, ठीक है ना, कि उसको ग्रांट के लायक है कि नहीं। तो 2017 में इन्होंने डिसाइड किया नेपाल को एमसीसी के अंदर $500 मिलियन ग्रांट देने के लिए, और ये ग्रांट होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये नेपाल के इतिहास में ये सबसे बड़ी एक ग्रांट है, सबसे बड़ी ग्रांट उन्होंने वो की। अब उनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये ग्रांट जो है, ये प्रचंडा वगैरह ने हल्ला किया कि अरे ये हम कैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हम हिस्सा, ये तो हमारे वामपंथी विचारधारा के खिलाफ है, यानी कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव हम उसका सपोर्ट करेंगे। मैंने जिस चाइना नेपाल एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान एक, उसका हम ये करेंगे, लेकिन हम इसका कैसे कर दें, ये तो अमेरिकन के द्वारा किया हुआ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब इन मूर्ख लोगों को कौन समझाए। लेकिन मैं थोड़ा सा नक्शे के सहारे मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कितनी बड़ी मूर्खता है, और जब आप आइडियोलॉजिकल चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं तो अपना नुकसान आप कैसे कर बैठते हैं। तो आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, आप मेरे ऊपर फोकस ना करें, बस जस्ट नक्शे के ऊपर फोकस करें आप। देखिए, इसको यूं समझिए कि ये देखिए, ये नेपाल है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैप पे ये नेपाल है, और इनका ये कहना है कि जो एमसीसी की जिसकी मैंने बात की, मिलेनियम चैलेंज कॉन्सेप्ट, जिसका 2004 से मतलब ये वो कांग्रेस ने इस पर वो किया, और अभी तक कोई 29 देशों में इन्होंने करीब $13 बिलियन ये खर्च कर रहे हैं ये एमसीसी प्रोग्राम्स में डिफरेंट कंट्रीज में। तो इन्होंने जो अभी तक की जो सबसे बड़ी ग्रांट, अभी तक उतनी ग्रांट कभी नेपाल को नहीं, ऑलमोस्ट $500 मिलियन का उन्होंने वादा किया, और उन्होंने कहा कि नेपाल में यहाँ पे एक तो ये 400 किलोमीटर का वो ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे, ठीक है ना, और दूसरा जो एक बीचों बीच ये नेपाल से एक हो जाती है ईस्ट वेस्ट हाईवे, उस ईस्ट 300 किलोमीटर का रोड डेवलपमेंट का, मतलब उसका रोड इम्प्रूवमेंट का 300 किलोमीटर का वो पैसा खर्च होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थी। तो जब उन्होंने बाद में प्रचंडा कहने लगे कि भाई ये तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हम उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, इसका मतलब कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हम हिस्सा तो है, उन्होंने कह दिया है कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, हम चीन के तरफ हैं, इस पूरे जियोपॉलिटिकल उसमें जो चेस बोर्ड पे जो गेम चल रहा है या स्ट्रैटेजिक गेम चल रहा है, तो उनको कोई इस बात की तकलीफ नहीं है कि ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि ये चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि अगर चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए या चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाए, मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव से उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो समझते हैं कि इसकी कॉन्टेस्ट इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से है, तो वो पार्लियामेंट में इसको ब्लॉक करने की कोशिश वो कर रहे हैं, जो माओइस्ट फैक्शन है। अब मैंने जैसे कहा कि अब इनको कौन सुबुद्धि दे, इनको कौन समझाए। आप देखिए कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है क्या।
ये जो पूरा इलाका जो है, मान लीजिए कि ये हमारे हिंदुस्तान से जहाज अगर जाता है तो ये पूरा ये मलक्का स्ट्रेट होते हुए ये साउथ चाइना सी से ये इस तरफ को अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया ये जाता है। ये हमारी जो है ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये जब महफूज रहेगा तभी ट्रेड होगा। अब चाइना ना केवल इसको क्लेम कर रहा है, ये साउथ चाइना सी को, वो तो इंडोनेशिया का नतूना आइलैंड है, उसको उस पर भी उसने क्लेम ठोका हुआ है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो पूरा मतलब इस पूरा जो ये वाटर बॉडी है इंडियन, ये साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन, वो सब इधर तो पूरा क्लेम कर ही रहा है। जो मैंने कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं पार्सल और स्प्राइटली आइलैंड में, ये सब कोरोना के दौरान, ये सब कोरोना के दौरान हुआ। तो ये बताइए कि अगर ये सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन महफूज नहीं रहेगा यहाँ पे, तो नेपाल का सारा माल जो है यहां से जाता है ये नेपाल को, इसका सी का जो आउटलेट है वो भारत की तरफ, समझ रहे हैं? तो अगर ये सेफ नहीं रहा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा ये लैंडलॉक्ड कंट्री नेपाल है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा? अगर वो चीन के तरफ, अगर चीन से ये मंगवाता है ये पूरे तिब्बत के रास्ते ऐसे, तो कम से कम यहां से 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस, आप समझ जाइए। ये तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है, ये इंडिया, ये सब के लिए अब बताइए हमारे पास चारा क्या है? अगर ये इसको आपने पूरे को क्लेम कर लिया, यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए, आप यहाँ पे आपने हम्बन टोटा में श्रीलंका पर ये कर लिया, आपने जिबोटी पे आके यहाँ पर बेस बना लिया, यहाँ पे आपने ये ग्वादर पे ये कर लिया आपने, तो हमको तो सिक्योर्ड सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए ना। तो अगर हमें चाहिए, अगर हमारा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर होगा, तभी तो नेपाल का भी ये होगा। अब शायद नेपाल को ये लगता होगा कि पता नहीं किसी फ्यूचर में प्रचंडा वगैरह को लगता है कि ये यहाँ पे ग्वादर से किसी जमाने में जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ से तिब्बत से होके मारे, तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल ये प्रोपोजिशन है, दिस टोटली एबनॉर्मल प्रोपोजिशन, इसका कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो इसलिए ये माओइस्ट को ये समझना चाहिए कि उनके हक में, उनके मुल्क के हक में क्या है और नेपाल के लोगों के हक में क्या है, इस बात को उनको लेकिन फिर भी वो ये चाइना के कहने पे ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो मैंने बताया, ये सारे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना बांग्लादेश, चाइना नेपाल इकोनॉमिक, वो उस लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो आपको इन्होंने तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हम हिस्सा, मतलब हम अपने आप को इसका हिस्सा मानते हैं। तो आपको इससे क्या, इंडो पैसिफिक कॉरिडोर से क्या मतलब है? जबकि आपका सारा कुछ इंडियन ओशन से लेना देना, आपका साउथ चाइना सी से कोई मतलब नहीं है, कोई इनका कोई मतलब नहीं है साउथ चाइना सी से। एक इसी के साथ में आपको देखो कैसे जियोपॉलिटिकल हालात बदलते हैं। अब ये कहते हैं कि हम पर किसी ने कब्जा नहीं किया, और राणा ने क्या क्या कंसेशन दिए आपको मालूम है। कभी भी ब्रिटिश जो थे ये इंटरेस्टेड नहीं थे नेपाल में, तब तक ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड थे जब तक तिब्बत के साथ ट्रेड होता था, तो बहुत नेग्लिजिबल वो भी ट्रेड का ये अपना मतलब ये इनके थ्रू होता था, वो अपना जो टैक्स होता था वो ट्रेड को ले लेते थे। तो इसलिए उन्होंने एक कारण ये भी था, जो आपको ये जो इंडो एंग्लो गुरखा वॉर जो हुआ था उसका एक ये भी कारण था। लेकिन बाद में जब इनका ट्रेड ब्रिटिश का इधर होने लगा, ये कैंटन उससे, तो इन्होंने कहा कि हम तिब्बत से क्यों ट्रेड करें, आखिर कितना वॉल्यूम है ट्रेड का। तो उस समय जियो, तो इन्होंने कहा यार कि हमको क्या इनकी जमीन क्यों चाहिए, हम क्या करेंगे पहाड़ पे जाके, हम तिब्बत से क्यों ट्रेड करें, मुझसे ज्यादा ट्रेड तो हमारा इधर है। तो उन्होंने उनको कहा कि जैसे हैं उनको ऐसे ही रहने दो, बस
अपना इन्होंने एक रेसिडेंट बैठाया हुआ था वहाँ पे काठमांडू में। तो ये पूरे बेल्ट रोड और इस ये जो कह रहा हूँ मैं, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव और ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, वो उसका एक गेम यहाँ नेपाल पे बड़ी तौर पे खेला जा रहा है। तो जो आपने बड़े परिप्रेक्ष्य की बात की, वो यही है बड़ा परिप्रेक्ष्य जो मैंने आपको बताया। सिंह साहब, क्या भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तथा कुछ अन्य राजनीतिक दल भी इस नाजुक समय में देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? नहीं, इसमें शक की बात क्या है। ये वामपंथियों का तो आप उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। और पता नहीं हमारी व्यवस्था क्या है कि हम ऐसे लोगों को, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कार्रवाई तो दूर, उनको और हम इज़्ज़त देते हैं समाज में, उनको पार्लियामेंट में इज़्ज़त देते हैं। भाई विचारधारा ठीक है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये विचार देश तोड़ने की तो विचारधारा नहीं हो सकती है ना। टुकड़े टुकड़े वाली तो विचारधारा नहीं हो सकती है ना। ये तो टुकड़े टुकड़े बाद में सुना, ये टुकड़े टुकड़े तो ये जब से आज़ादी मिली है, ये टुकड़े टुकड़े वाले तो बहुत रहे। कई साल उन्होंने बंगाल में रूल किया, कई साल उन्होंने केरला में रूल किया, तो टुकड़े टुकड़े वाले तो बहुत है। आज भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ चंद लोग, नहीं, एक बहुत सिग्निफिकेंट सेगमेंट में है कि वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान को किस तरह चीन से एक करारी कोई हार मिले या कुछ उसकी हिंदुस्तान की बदनामी हो चीन के हाथों, कि ताकि हमारी दुकान चलती रहे। उनको कोई गम नहीं है, हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं कोई गम नहीं है। हमने ये 62 की लड़ाई में भी देखा, जो लोग समझिए साहब, जो माला लेके तैयार थे, वो बाद में मुख्यमंत्री और मंत्री बने। और ये कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम आज़ादी के लिए हमने बहुत बलिदान दिया था, उसकी एक विदेशी महिला आप देखिए, वो चीन में जाती है वो 2008 का आप देख रहे हैं, वो कि 2008 में वो जाके उनसे वो सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करती है। और वो दृश्य देखिए कि सुपुत्र या कुपुत्र, जो भी आप उनको कहें, वो बूढ़ा शहजादा बैठा हुआ है आगे, माँ पीछे खड़ी और उसके बगल में शी जिनपिंग, और वो साइन हो रहा है एग्रीमेंट, सीक्रेट एग्रीमेंट। अब वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट था, सबको मालूम था, मैंने बताया कि वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो ये कितना ये लॉन्ग, और मालूम है इस सीक्रेट एग्रीमेंट का कि क्या इसका रैमिफिकेशंस क्या होता है सीक्रेट एग्रीमेंट का। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में आप देखेंगे कि जितने अलायंसेस बने ना, टर्की, रशिया, ये टर्की, रशिया, ये सब आए उसमें, तो ये सारे सीक्रेट अलायंसेस था कि अगर तुम मतलब सीक्रेट अलायंस कर लिया कि अगर तुम पे वॉर होगा तो हम तुम्हारे उसमें आएंगे, चाहे कोई भी हमला हो, इस तरीके से। तो इस तरह से अलायंसेस बनाए जाते थे कि किसी को पता ना चले, लेकिन एक दूसरे को भरोसा देते थे कि अगर तुमने इसको रिनेज किया इस पे, तो हम इसको पब्लिक कर देंगे और फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये विदेशी महिला के साथ जो इन्होंने किया, इसका यही है कि ये आपका एग्रीमेंट है, ये अगर ये काम आपने करना है हमारे लिए, इससे आप अगर मुकर गई, या आपका बेटा मुकर गया, या आपकी पार्टी मुकर गई, तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। और पब्लिक करने के बाद कितनी एम्बैरेसमेंट जो होती है। अब इस डर से ये 2008 से ब्लैकमेल होते रहे। तभी तो ये डोकलाम वाले उस पे, जब डोकलाम का क्राइसिस चल रहा था, तो ये छुप छुप के गया था
अब समझ में बात आ गई? वो इसी एग्रीमेंट के तहत, ये सीक्रेट एग्रीमेंट की तरह, ये इसको फिर आप इनसे कुछ भी करवा ले। ये कितना पैसा भेजते होंगे, कितनी ज़मीनें इन्होंने दे दी होंगी। मुझे तो किसी ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार भी बनवाने में चाइनीज़ का बहुत बड़ा इनडायरेक्ट हाथ था, क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहाँ कई चीज़ें, और आप वहाँ जाइए मुंबई कार लोग से पूछे कि चाइनीज़ वहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्या ये कर रहे हैं। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट का यही ये होता है कि भाई आपको हम फ़ायदा पहुँचाएंगे, आप हमको फ़ायदा पहुँचाएंगे, और हमको जो भी ज़रूरत होगी हम आपसे लेंगे, आपको हम आपका जो वर्चस्व है उसको हम अपने देश में उसको फैलाएंगे। और अगर किसी एक मतलब वो पार्टी तो कर नहीं सकता, ये पार्टी जो दूसरी पार्टी, अगर तुमने इससे मुंह मोड़ा, क्योंकि जवानी उसका क्या कोई वैल्यू तो है नहीं, तो वो कहेंगे कि देखो ये है, और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो इसको हम पब्लिक कर देंगे। अब बात क्या है साहब कि इस महिला से तो ये सबको मालूम था कि ये क्या ये है। मुझे ये भी मालूम है कि ये अपने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये नहीं दिया है। ये जो अब पूरा दस्तावेज, अभी दस्तावेज नहीं आया, लेकिन मुझे मालूम है दस्तावेज भी है, पूरा दस्तावेज भी है इनके पास पूरा। तो इन्होंने वो जो फोटो जो है वो कोई विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी से आया है, और ये जान लीजिए कि ये दो धारी तलवार है। जब यहाँ से बहुत सारे चाइनीज़ यूरोप जाने लगे और काम करने लगे और बिज़नेस फैलने लगा और वो लोगों का कांटेक्ट बढ़ने लगा, तो उन्होंने भी कुछ लोगों को रिक्रूट किया होगा, इन्होंने भी कुछ चाइनीज़ को रिक्रूट किया होगा। ये तो चलता रहता है इंटेलिजेंस में। तो ये विदेशी सोर्सेस से ये फोटोग्राफ है जो वो आया है। तो ये सीक्रेट एग्रीमेंट। लेकिन बात ये है कि ये सरदार जी पता नहीं ये क्या आदमी है। या तो सरदार जी को मालूम था कि विदेशी महिला ने ऐसा किया है, तो अगर तो सरदार जी को भी तिहाड़ जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, मतलब ये कोई कानून है नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आपने पढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। आप ये तो कहीं पे कानून नहीं, और ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं निकलती या कम निकलती है तो आप क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं। तो अगर सरदार जी को ये क्लैरिफाई करना होगा कि एज प्राइम मिनिस्टर क्या इसके बारे में उनको मालूम था। अगर मालूम था तो उन पर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, और अगर नहीं मालूम था तो उन्हें कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहिए। ओली और सरदार जी में कोई फर्क नहीं, आपको मैं बता रहा हूं। ओली भी एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, सरदार जी भी एक सेलेक्टेड मतलब चुनाव वाला नहीं, चुना हुआ। ये भी चुनाव वाला नहीं, चुना हुआ। तो दोनों एक ही सोर्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो पहले भी होता था कि पहले जो प्रधानमंत्री थी तो दो बेटे जब थे उनके, तो सबको मालूम है कि एक केजीबी और CIA दोनों का इनरोड्स था उसमें। एक भाई एक जहाज़ के लिए बैटिंग करता था, दूसरा भाई दूसरे जहाज़। वो उस समय हम लोग बहुत वल्नरेबल था। उसी वल्नरेबल पीरियड में तो हमने वो सोवियत यूनियन के कहने पे ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट डाला, ठीक है ना। एलन मिश्रा को क्यों, वो बड़ा अच्छा सा वो था कि कहीं कोई फिट नहीं आता ना, किसी का मर्डर हो जाए, कहीं हो जाए, पुरलिया आर्म्स रहो तो आनंद मार्गी का नाम लगा दो। एलन मिश्रा मारा गया तो उसको आनंद मारेगा। और सबको ही मालूम है कि पैसे का लेन देन कहाँ से होता था और उनका क्या रोल था इसमें, सोवियत यूनियन और इसके बीच में। उड़वा दिया बम से। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें
ये महिला का तो सबको ही जानता था, ये सबको अब किसी की अब क्या क्या करें। इस देश में मतलब जो आत्मसम्मान जो है लोगों में, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े वकील देखो, अपने आप को बड़े वकील कहते हैं, इस विदेशी महिला के आगे कैसे इन्होंने पूरा देश को इन्होंने दांव पे चढ़ा दिया। उनको नहीं समझ में आ रहा ये सीक्रेट डील क्या होता है। मैं नेपाल पे जब किताब लिखा था तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत लोगों से मिला था अक्रॉस द, मैं माओवादियों से भी मिला था, सबसे, कांग्रेसी लीडर सबसे मिला था मैं, क्योंकि मुझे पूरा एक फील लेना था। वो किताब जो मैंने लिखी है, वो किताब केवल मेरे अपने जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर लिखी हुई है वो किताब। तो मैं जब आया तो जब मैंने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में मैंने जब वो अपना पूरा मैं जब टॉक दिया तो मैंने कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी किसी को बुलाइए। वहाँ से डिप्टी सेक्रेटरी आया था। बाद में मैंने जॉइंट सेक्रेटरी को जाके मैंने खुद ब्रीफ किया कि ये है, मैं इन लोगों से मिला, मैं इन लोगों से, क्योंकि मैं देश हित में काम कर रहा था। जो देश हित में काम करेगा वो सीक्रेट ये काम करेगा। और एक तो इन्होंने चाइना से सीक्रेट, और पता नहीं किससे सीक्रेट डील इन्होंने किया होगा। तो ये देखिए, इसका ये सीक्रेट डील का मतलब समझिए, ये क्यों होते हैं ये सीक्रेट डील। ये तो थैंक गॉड साहब ये किसी ने बाहर कर दिया। जब ये युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं ना, तो किसी ने ये जायज़ समझा। नहीं तो अगर युद्ध के बादल नहीं मंडराते तो धीरे 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 ये माँ बेटा पूरा देश को बेच देते वो उसको। और ये सरदार जी मदद कर रहा था इनकी। तो सरदार जी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे जो आदमी अपने मेंटोर का नहीं रहा, इसको ये क्या ये थे क्या, इनकी हैसियत क्या थी। नरसिम्हा राव ने इनको, और ये वो लाइसेंस फेयर के भी, मतलब फ्री इकोनॉमी के भी बहुत बड़े इनका आप पृष्ठभूमि देख लीजिएगा। नरसिम्हा राव ने इसने नरसिम्हा राव के जिंदगी में ही वो जाके वो विदेशी महिला की तरफ ये जाने लगा। ये तो इसकी लॉयल्टी है इस आदमी की। तो जो आदमी नरसिम्हा राव की तरफ, जिसने इसको एक प्रोमिनेंस दिया, रिजर्व बैंक के गवर्नर तो बहुत बनते हैं यार। हर अमेरिका का चमचा जो अच्छा इकोनॉमिस्ट होता है वर्ल्ड बैंक में जाता है, उसमें क्या है बात। IMF और वर्ल्ड बैंक में हर अमेरिका का जो चमचा है, वो जो उसका बिडिंग करता है वो उसमें चले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस आदमी ने, आप देखिए, इसने अपने हाथों से इसको मालूम नहीं था कि मैं चुना हुआ हूं। क्या एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कानूनी रूप, और एक होता है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मालूम नहीं था कि चुना हुआ मंत्री, प्रधानमंत्री की कोई मतलब मॉरल लेजिटिमेसी नहीं होती है। इसने हिम्मत की कभी लोकसभा के रूट से आने से, चलिए किसी भी ये, लेकिन इसको मालूम नहीं था कि स्पिरिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप एक ने सीक्रेट ये किया, तो अगर इसको नहीं मालूम, अच्छा ये बताइए कि बाकी कांग्रेस में लोगों को ये मालूम था कि नहीं। और अगर मालूम था तो उन्होंने जाके, मतलब ये जितने लोग इनके स्पोक्समैन और बाकी लोग आ रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं कहते कि उनको क्यों नहीं मालूम था। कैसे एक परिवार, तुम बीजिंग ओलंपिक्स गए घूमने, कई लोग, प्रचंडा भी गया था उस समय, सारे ये जितने लोग थे ना, ये जो अच्छे लोग थे उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था। सार्कोजी नहीं गया था, बन की मून नहीं गया था, ये महिला अपना बेटा, दामाद, वो क्या ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके साथ बीजिंग पहुंची है। वहाँ पे ये बूढ़ा शहजादा ये एग्रीमेंट साइन कर रहा है, और वो ऐसे पीछे खड़ी है कि बाप रे, जैसे भारत की एम्प्रेस हो।
भारत की ये महारानी हो। ये मालूम है हम लोग सबको कि इनके पिताजी जो थे वो एक सार्जेंट थे, मसोलनी की आर्मी में सार्जेंट थे, और एक बहुत अंडरग्राउंड ये माओइस्ट ये कम्युनिस्ट मूवमेंट वहाँ क्या थे ना कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर लिए जाते थे तो उनको मारते पीटते नहीं थे सोवियत यूनियन वाले, उनको इंडोक्ट्रिनेट, ये इतना जल्दी इंडोक्ट्रिनेट कर गए कि बाकियों से पहले ही इनको छोड़ दिया, और फिर में ये इटली में आके अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने लगे ये। तो अब हर चीज़ आपके पास फोटो आ गई, आप विश्वास नहीं करोगे। मित्रोकीन पेपर्स, आप बोलो एक मित्रोकीन आदमी था, उसने केजीबी के इतने पेपर्स निकाले, उसमें इस विदेशी महिला का नाम है, वो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो पता नहीं ये क्या, हम लोग कैसे लोग हैं, और हमारा मतलब आत्मसम्मान का जो स्तर जो है बहुत बहुत निचले स्तर का है, बहुत निचले स्तर का है। धन्यवाद सिंह साहब।